आप सभी का हिंदी खबर में मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां उत्तर प्रदेश के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी है। बड़ी खबर, राष्ट्र कथा महोत्सव में शिरकत करेंगे, साथ ही कार्यक्रम के बाद अयोध्या भी जाएंगे सीएम धामी। साथ ही राम मंदिर में भी पूजन अर्चन करते हुए नजर आने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी है, जिस दौरे को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्र कथा महोत्सव में भी इस दौरान शिरकत करेंगे, जहां कार्यक्रम के बाद अयोध्या भी जाएंगे सीएम धामी। साथ ही रामलला के भी दर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का उत्तर प्रदेश का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम धामी का जो ये उत्तर प्रदेश का दौरा है वो अयोध्या भी जाएंगे, जहां राम मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। और ऐसे में माना जा रहा है कि शायद वहां पर किसी भी बड़े नेता से भी मुलाकात हो सकती है। तो बड़ी खबर लगातार आपको साझा कर रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का उत्तर प्रदेश का दौरा है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण कई मायनों में हो जाता है। जब सीएम धामी जाएंगे तो उस दौरान कई बड़े दिग्गज भी इस दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। साथ ही अयोध्या का भी रुख सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे, जहां रामलला के दर्शन पूजन करते हुए नजर आने वाले हैं। और न ही सिर्फ रामलला के बल्कि हनुमानगढ़ी का भी रुख सीएम धामी की तरफ से किया जाएगा। और ऐसे में दर्शन पूजन करेंगे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के आगमन को लेकर लगभग सभी तैयारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी जब पहुंचेंगे तो उस दौरान अगवानी करने के लिए तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। और कई लिहाज से माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो सीएम पुष्कर सिंह धामी का दौरा है बेहद मायने रखता है। शुभांगी मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव बनी हुई है। शुभांगी, सीएम धामी उत्तर प्रदेश के दौरे पर क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं और कितना महत्वपूर्ण ये दौरा? बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं और सबसे पहले नवाबगंज गोंडा में राष्ट्र कथा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर जो है वहां पर शिरकत करेंगे। ऐसे में 2 बजे ये कार्यक्रम है जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री अयोध्या के लिए रवाना होंगे। अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे, हनुमानगढ़ी में जाकर भी मुख्यमंत्री दर्शन करने वाले हैं। इस बीच कई जो दिग्गज नेता है वो भी उनके साथ भी उनकी मुलाकात हो सकती है। तो अपने आप में ये आज 2 महत्वपूर्ण चीजें जो है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री करने वाले हैं। एक तो महोत्सव में प्रतिभाग करेंगे, दूसरा रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे और उसके बाद वहां से देहरादून लौटेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो शासकीय कार्य है वो यहाँ पर करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। हालांकि देखिए, ऑफिशियल तौर पर कुछ भी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जब सीएम धामी यहाँ पर पहुंचेंगे तो क्या योगी आदित्यनाथ से भी कोई मुलाकात होने की संभावनाएं हैं? देखिए, क्योंकि अभी तक जो बात सामने आई है वो इस महोत्सव में शिरकत करने जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी उनकी मुलाकात हो और तमाम विषयों पर चर्चा होती हुई भी नजर आए। ठीक है शुभांगी, जानकारी साझा की है उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब बात अगली खबर की, जहां बीते दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर खुलकर बोले। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार किसी भी जांच के लिए तैयार है और वो अंकिता के माता पिता से भी बात करेंगे और वो जो चाहेंगे वो ही होकर रहेगा। इस बयान पर अब कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि जनता के आक्रोश के बाद मुख्यमंत्री को जवाब देने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन अपने बयान में उन्होंने कई हास्यास्पद और चकित कर देने वाली बातें कही है। उन्होंने कहा कि सरकार हर तरह की जांच के लिए तैयार है। पिछले 3 साल से यह हत्याकांड हुआ है, तब से उत्तराखंड सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। आप सीबीआई जांच से क्यों भाग रहे हैं? 15-20 दिनों से अंकिता भंडारी हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासों के बाद जिस तरह से उत्तराखंड में सियासी घमासान और भूचाल मचा हुआ है, उसके मद्देनजर पत्रकारों के जवाब देने को मुख्यमंत्री जी को मजबूर होना पड़ा। परंतु अपने बयान में उन्होंने कई हास्यास्पद और चकित करने वाली बातें कही। उन्होंने कहा कि सरकार हर तरह की जांच के लिए तैयार है। पिछले 3 साल से, जब से यह हत्याकांड हुआ है, तब से उत्तराखंड सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। आप क्यों भाग रहे हो सीबीआई जांच से, ये उत्तराखंड जानना चाहता है। और तो और मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा कि माता पिता से मुलाकात और बात करूंगा, वो जो चाहेंगे हम वो करेंगे। लेकिन ये संविधान और कानून का अपमान है मुख्यमंत्री जी, क्योंकि अपराध हुआ है सब जानते हैं। उनकी बेटी को मौत के घाट उतारा गया है, ये भी सब जानते हैं। तो माता पिता के चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जांच पहले ही बैठानी चाहिए यदि आप न्याय पसंद व्यक्ति होते। इस बीच एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, जो अंकिता हत्याकांड को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब दोपहर 1 बजे का समय होगा जब कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल इस दौरान मीडिया से बात करेंगे। अंकिता हत्याकांड को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग लगातार कांग्रेस पार्टी कर रही है। सड़कों पर भी उतरती कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले पर नजर आई और सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। और दोपहर 1 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल करेंगे।
अगली खबर जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में लाने वाली अभिनेत्री उर्मिला सनावर अब देहरादून पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि देहरादून पहुंचते ही उर्मिला सनावर ने मीडिया के सामने आकर चुनिंदा बातें साझा की है और कहा है कि जल्द सबूतों के साथ पुलिस के समक्ष वो पेश होंगी। जहां उर्मिला के साथ दर्शन भारती भी देहरादून पहुंचे और दोनों की मौजूदगी से सियासी और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। अभिनेत्री का दावा है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े सभी सबूत और जो महत्वपूर्ण हो जाते हैं वो उनके पास मौजूद हैं और सही वक्त पर जांच एजेंसियों को सौंपे जाएंगे। साथ ही उर्मिला सनावर ने अपने ऊपर दर्ज मुकदमों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया और कहा कि साजिश के तहत उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, उर्मिला सनावर जो कि लंबे समय से यहां पर पुलिस और तमाम टीमें तैनात की गई थी, वो लगातार उर्मिला सनावर कहां है, कहां पर छिपी हुई हैं, इस चीज को लेकर तहकीकात की जा रही थी। फिर उर्मिला सनावर की तरफ से यहां पर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई जाती है। फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहा जाता है कि वो जल्द ही टीम के सामने पेश होंगी और सभी सबूत लेकर इकट्ठा होंगी। लेकिन अब वो यहां पर तस्वीर भी सामने आ चुकी है जब उर्मिला सनावर, जो इनकी वजह से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था उर्मिला सनावर का, जहां पर किस तरह की बातों का जिक्र किया गया था और ये पूरा मामला हाईलाइट हुआ, जिसको माना जा रहा था कि शायद पूरा न्याय और पूरा फैसला अंकिता भंडारी को मिल चुका है, उनके परिवार को मिल चुका है। अब उर्मिला सनावर खुद देहरादून पहुंची हुई है और देहरादून पहुंचकर उन्होंने कहा कि जल्द ही वो महत्वपूर्ण दस्तावेजों को, उन महत्वपूर्ण सबूतों को टीम के समक्ष में पेश करेंगी जो बहुत जरूरी हो जाते हैं और पूरे मामले को डाइवर्ट कर देंगे। शुभांगी मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। शुभांगी, लंबे समय से उर्मिला सनावर की तलाश थी लेकिन अब वो खुद देहरादून पहुंच गई, अब आगे क्या? बिल्कुल, देखिए, उर्मिला सनावर हमने देखा कि सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने आरोप लगाए कि वीआईपी कौन था, नाम भी लिया भाजपा नेताओं का। ऐसे में उसके बाद से कई दिनों से वो गायब चल रही थी, उनका फोन स्विच ऑफ था। पुलिस उनको ढूंढने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने उनका जो यहाँ पर हरिद्वार में जो घर था वहां पर नोटिस भी चस्पा किया, लेकिन वो कुछ दिनों से ना सोशल मीडिया पर एक्टिव थी और ना उनका कुछ पता लग पा रहा था। लेकिन अब क्योंकि ये मुद्दा इतना गर्मा चुका है कि जनता भी अब सड़कों पर है, विपक्ष लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, सरकार भी अब जो है इसमें प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रही है। तो अब उर्मिला सनावर अब कई दिनों बाद अब देहरादून आई है और अपने तमाम सबूतों के साथ यहाँ पहुंची है, क्योंकि एसआईटी का गठन किया गया है और ऐसे में पुलिस भी पूछताछ करेगी। वो जो तमाम सबूत, ऑडियो क्लिपिंग्स और जो कुछ भी वो सोशल मीडिया पर लाइव आने के बाद बता रही थी कि उनके पास सबूत है, पूर्व विधायक सुरेश राठौर की ऑडियोज उन्होंने उसमें सुनाई थी और उन्होंने कहा था कि कई सारे और सबूत है जो कि मैं सारे सबूत लाकर रखूंगी और अंकिता को न्याय दिलाऊंगी। ऐसे में अब सबकी नजर टिकी हुई है कि आखिर क्या वो सबूत है, कौन सी वो ऑडियो क्लिपिंग्स, वीडियोज है, क्या ऐसे सबूत लेकर उर्मिला सनावर यहाँ पर आई है। क्या ये जो पूरा मामला है अब डाइवर्ट हो सकता है, क्योंकि अभी तो सरकार ये कह रही है कि जो 3 मुख्य आरोपी थे वो जेल के अंदर है, लेकिन जो लगातार सीबीआई जांच की मांग उठ रही है, अगर ये सबूत देती हैं और अगर इसमें ये केस दोबारा खुलता है और सीबीआई को सौंपा जाता है तो कई सारे महत्वपूर्ण तथ्य जो है और निकलकर सामने आ सकते हैं। विपक्ष लगातार इसको लेकर घेर रहा है। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण करने जा रहा है। 1 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसी से जुड़ी हुई प्रेस होने वाली है। बीते दिन मुख्यमंत्री ने खुद आकर सामने आकर इस पर प्रतिक्रिया दी है। उनका पहला बयान सामने आया कि सरकार हर तरीके की जांच कराने के लिए तैयार है, लेकिन जिन लोगों के पास सबूत है वो सामने लाकर रखे। हमारी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब भी कोई दोषी पाया गया है तो उस पर कार्रवाई हुई है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने खुद अपील की है कि आप आइए और सबूत रखिए, अगर उसमें कोई गड़बड़ी पाई जाती है या अगर ऐसा कोई मामला पाया जाता है तो दोबारा इसमें सीबीआई जांच जरूर कराई जाएगी। निश्चित तौर पर देखिए, अभी हर किसी की नजर शुभांगी इस बात पर टिकी हुई है कि उर्मिला सनावर की तरफ से वो सबूत क्या पेश किए जाते हैं, जिसको लेकर उर्मिला सनावर की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जब वो सबूत और वो साक्ष्य, वो प्रूफ और वीडियो ऑडियो पेश करेंगी टीम के समक्ष में, सीबीआई के समक्ष में, अगर जांच होती है तो इस दौरान पूरा केस पलट जाएगा। लेकिन कानूनी तौर पर यह समझने की कोशिश शुभांगी रहेगी, क्या उर्मिला सनावर पर भी कार्रवाई होगी? 3 साल इस हत्याकांड को हो चुके हैं और अगर उर्मिला सनावर के पास कोई ऐसा प्रूफ था जो कि अंकिता भंडारी और उसके पूरे परिवार को न्याय दिला सकता है, एक बेटी के लिए आवाज उठा सकता है, तो वो इतने सालों से चुप क्यों थी? बिल्कुल, देखिए, ये सवाल जरूर उठता है क्योंकि 3 साल इस मामले को बीत चुके हैं और उनकी माता पिता लगातार ये गुहार लगाते रहे कि हमारी बेटी को न्याय दिलाइए। उस वक्त अगर शायद ये प्रूफ पहले दे दिए गए होते तो शायद ये केस कुछ और होता, लेकिन इससे पहले क्योंकि कोर्ट्स में ये मामला चला, कोर्ट में एसआईटी के गठन किया गया था और जो रिपोर्ट्स वहां सौंपी गई उसके बाद ये फैसला लिया गया कि तीनों मुख्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। लेकिन इसमें अगर कई और लोग भी संलिप्त हैं और जिस वीआईपी का जिक्र किया गया था, अगर सच में कोई वो वीआईपी था और वो अभी तक छुपा हुआ है
तो जरूर उर्मिला सनावर के जो ये सनसनीखेज जो खुलासे वो लगातार कर रही है, ये केस को जरूर मोड़ सकता है। लेकिन हाँ, ये प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा होता है कि आज तक आप कहाँ थी? आज तक अगर आपके पास ये प्रूफ थे, अगर ऑडियो वीडियो क्लिपिंग्स थी और आप जानती थी कि वीआईपी कौन है, तो आज तक आप चुप क्यों रही? ये बड़ा सवाल है। हालांकि इसमें अब क्योंकि पुलिस के साथ पूछताछ होनी है, एसआईटी के पास वो अपने सारे प्रूफ देने वाली है, तो अब निगाहें सभी की इस पर टिकी हुई है कि आखिर ये केस अब किस ओर रुख करता है। ठीक है शुभांगी, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां आपको बता दें कि इस पूरे मामले को किस तरह से अब चीजें यहां पर देखने को मिल पाएगी। लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगने के बाद राठौर का एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां उनकी तरफ से कहा गया है कि मुझ पर जो सभी आरोप लगाए गए हैं वो मुझे बदनाम करने के लिए किया गया है, यानी कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब सोशल मीडिया पर पूर्व विधायक ने ये वीडियो साझा किया है, जो कि तेजी से वायरल हो रहा है, जो इसमें उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई है और दुखी मन से 5-7 दिनों के लिए एकांतवास में वो निकले हुए थे, इस बात का भी जिक्र किया गया। साथ ही सुरेश राठौर ने कहा है कि एसआईटी जांच में मैं पूरी तरह से सहयोग करूंगा। जो सवाल एसआईटी की टीम की तरफ से पूछे जाएंगे, अगर उन सवालों के जवाब मुझे पता है तो उनका जवाब मैं जरूर दूंगा, ताकि अंकिता भंडारी को न्याय मिल सके। मेरे ऊपर कुछ मिथ्या आरोप लगाए गए थे, तो मैंने उनको प्रेस के माध्यम से अपनी बात आप सब तक पहुंचाने का काम किया। मैं दुखी मन से एकांतवास में निकल गया, अपनी पत्नी रविंद्र कौर को बताकर कि मैं 5-7 दिन के अंदर लौटूंगा। मेरा मन बहुत दुखी था और दुखी मन से मैं शीघ्र आपके बीच में आ रहा हूं। सरकार या पुलिस या किसी भी प्रकार की जो जांच चल रही है, मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि पूरा सहयोग अपना प्रदान करूंगा। मैं जो भी हो तथ्य वो सब सामने रख दूंगा। इन मिथ्या आरोपों से मैं और मेरा मन बहुत दुखी है। मैं जल्दी आपके बीच में आकर अपनी बातों को सरकार के बीच में और जो भी जांच करने वाले जांच अधिकारी हैं उनके बीच में आकर रख दूंगा। अगली खबर, जहां नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र लिखा है, जिसमें विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। अब नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने खत में 22 दिसंबर 2025 को ऋषिकेश के पशुलोक और उससे लगे इलाकों की 2866 एकड़ भूमि के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के कठोर निर्देशों के बारे में जानकारी दी। अगली खबर, जहां पर्यटन नगरी मसूरी में पेयजल संकट समेत बुनियादी सुविधाओं को लेकर सब सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। दरअसल नगर पालिका सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पेयजल निगम और जल संस्थान को 15 दिन के भीतर ही पेयजल समस्या का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मसूरी जैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल पर किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में पेयजल, बिजली, सड़क, पुल, वन और पर्यटन से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की गई। बैठक में मैंने महसूस किया कि अधिकारियों का आपस में तालमेल न होने के कारण विशेषकर जल निगम, जल संस्थान लोगों को समस्या हो रही है। जब पहले 7 MLD पानी में मसूरी को पूरा पानी मिलता था, 14 MLD पाने के बाद भी कहीं अगर समस्या है तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कहीं कमी है। और मैंने देखो निश्चित किया है, मैंने कल भी एक बैठक देहरादून में ली थी और मैंने कहा है कि 15 दिन के अंदर हमारे सीवर और पेयजल की समस्या का समाधान होना चाहिए। कहीं आगे से शासन ने बात करके किसी चीज़ की आवश्यकता भी तो हम पूरी करेंगे, लेकिन यहाँ की जनता को राहत देना हमारी जिम्मेदारी है और हम पूरी ईमानदारी से। वही जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन ग्राम पंचायत स्तर पर बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि अब इसी कड़ी में न्याय पंचायत श्यामपुर के ग्राम पंचायत खतरी सड़क माफ में उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में कुल 60 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 17 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। तो वहीं शिविर में पहुंची लाभार्थी सीमा भी सरकार की इस पहल से संतुष्ट नजर आई। आज जो जन जन के द्वार जन जन की सरकार शिविर का आयोजन यहाँ पे किया गया, उसमें लगभग 60 शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं और 60 शिकायतों में से कुछ शिकायतें ऐसी थी जिनका मौके पे तात्कालिक समाधान भी किया गया है और बाकी जो अवशेष शिकायतें हैं वो टाइम बाउंड मैनर में संबंधित विभागीय अधिकारियों को उसका निस्तारण करने के लिए कहा गया है। और कुछ शिकायतें ऐसी थी जो बेसिकली छोटे से स्पॉट इंस्पेक्शन से भी उसका निराकरण हो सकता था। तो ऐसे में जो नज़दीकी ग्राम सभाओं में, चाहे वो PWD हो, सिंचाई विभाग हो, राजस्व विभाग हो, वन विभाग हो, उनके द्वारा जो छोटे छोटे स्पॉट इंस्पेक्शन करके शिकायतों का निराकरण किया जाना है, उसमें निर्देशित किया गया है कि शिविर के बाद अभी काफ़ी समय बचा हुआ है,
तो वो स्पॉट इंस्पेक्शन करके अपना जो भी कार्रवाई उसमें करना है वो उसको पूरा करें। हमारी भी गायत्री क्लस्टर में समूह की महिलाएं 2054 जुड़ी हुई हैं, जिसमें कि समूह की महिलाओं के लिए भवन की व्यवस्था नहीं थी, जिसमें कि हमारे ग्राम प्रधान श्यामपुर जी के द्वारा हमें भवन के लिए वो जमीन दी गई है, जिसमें इसके आगे कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। तो हमने अभी यहाँ जनता दरबार में अपने लेटर दिया है, जिसमें कि एसडीएम सर एवं तहसीलदार सर के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि जल्दी इस चीज का निवारण किया जाएगा। बात करेंगे चंपावत की, जहां पर न्याय पंचायत देवीधुरा स्थित राजकीय इंटर कॉलेज मैदान रीठा-खाल में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी और जनमोन्मुखी पहल जन जन की सरकार जन जन के द्वार के अंतर्गत बहुउद्देशीय जन सेवा शिविर का आयोजन किया गया है। जिला अधिकारी चंपावत मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित शिविर का उद्देश्य शासन प्रशासन को सीधे आमजन के द्वार तक पहुंचाना है, जन कल्याणकारी योजनाओं का पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी लाभ सुनिश्चित कराना है। वहीं नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करना रहा है, जहां पर शिविर में कई विभागों की तरफ से व्यापक स्तर पर सेवाएं प्रदान भी की गई हैं। दिशा निर्देशों द्वारा लगा रहे हैं, जिसमें आप सभी की मांग यहाँ जन जन सेवा में मैं आई थी। यहाँ से दवाई वगैरह सब कुछ मिल रही है, तो इसलिए मुख्यमंत्री धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आधार कार्ड लिंक न होना चाहिए, साइन न होना चाहिए। मैं आ रही हूँ, तुम्हारी कृपा है गयो। मैं जन जन की सरकार द्वारा जो ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसमें राजकीय इंटर कॉलेज रीठा-खाल में यहाँ पर उपस्थित था। यहाँ पर मेरे पाँव का एक्सरे हुआ। मैं इनके कार्य से संतुष्ट हूँ। अब बात अगली खबर की करेंगे, जहां केदारनाथ धाम से शीतकाल के दौरान बर्फबारी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का ये मामला सामने आ गया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम मुखीमठ अनिल कुमार शुक्ला ने अधिशासी अभियंता निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग गुप्तकाशी को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब जारी आदेश में कहा गया है कि श्री केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद है और इस अवधि में धाम की विशेष धार्मिक परंपराएं निभाई जाती हैं। अब इसी बीच मंदिर परिसर के मंदिर के सामने स्थित ओम स्थल का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया, जिस पर तीर्थ पुरोहितों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। बात करते हैं हल्द्वानी की, जहां 13 साल मासूम की मुखानी रोड पर सड़क पर गड्ढे के कारण मौत के बाद प्रशासन जागा है। आपको बता दें कि कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत प्रशासन की टीम सहित मौके पर स्थलीय निरीक्षण के लिए पहुंचा। शहर में सड़कों का निर्माण कार्य कर रही एजेंसी यूयूएसडीए के अधिकारी कमिश्नर के सवालों का मौके पर कोई जवाब नहीं दे पाए। कुमाऊं कमिश्नर ने संबंधित एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पुलिस ने भी परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। में इनकी समीक्षा तो ऑफिस में तो कई बार हुई है, और निर्देश यही है कि जहाँ पे भी आप रोड का काम कर रहे हैं, खुदाई का, तो उसे पहली बात तो तत्काल रिस्टोर होना चाहिए। यदि आप इस पोजीशन में नहीं है कि रिस्टोर कर सकें तो उस काम को शुरू ना करें, और शुरू अगर हो गया है तो विदाउट एनी फेलियर इट शुड बी रिस्टोर्ड इमीडिएटली, तत्काल उसको रिस्टोर होना चाहिए। साथ ही साथ मौके पे साइनेज, कॉशन के साइनेजेस हों। ये काम कब शुरू हुआ, ये एडीबी की शर्तों में भी है, काम कब शुरू हुआ, कब पूरा होगा। यदि आपको कोई शिकायत है उस काम को पूरा करें। लेकिन और देखिए उत्तराखंड के हल्द्वानी से खबर, जहां पर सड़क पर गड्ढे के कारण एक मासूम की मौत हुई, और जब ये मौत हुई तो उसके बाद अब प्रशासन हरकत में आया। जहां कुमाऊं के कमिश्नर अब मौके पर पहुंचे, स्थलीय निरीक्षण किया और दिशा निर्देश आला अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं कि आइंदा इस तरह का कोई भी बड़ा हादसे की पुनरावृत्ति ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए। लोगों से भी इस दौरान अपील की गई है कि वो पूरी तरह से उनका सहयोग करेंगे और किसी भी तरह की कोताही या लापरवाही की तस्वीरें आगे आने वाले समय में ना मिले, उसको लेकर भी यहाँ पर हिदायत अधिकारियों को दे दी गई है। मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर दुख व्यक्त किया है। साथ ही कहा कि अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 13 वर्षीय मासूम की मुखानी रोड पर मौत हो गई थी। उसका जो कारण था वो गड्ढा बना, क्योंकि सड़क पर कई बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिसकी वजह से मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन अब प्रशासन हरकत में आया, प्रशासन अपनी कुंभकर्णीय नींद से जागा, जिसके बाद अब एक्शन लिया जा रहा है इस पूरे मामले पर।
अगली खबर, जहां कुंभ मेला क्षेत्र की गैर हिंदू प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने की मांग उठाने वालों में अब हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची भी शामिल हो चुकी हैं। दरअसल हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साध्वी प्राची ने कहा है कि पूरे कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन होनी चाहिए। उन्होंने लाल किले पर हुई आतंकी घटना का भी जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह से पढ़े लिखे डॉक्टरों ने जिहादी मानसिकता के चलते लाल किले पर आतंकी घटना को अंजाम दिया, इसी तरह कुंभ मेले में भी आतंकी घटना की साजिश हो सकती है। लिहाजा सरकार को इस पर सख्त फैसला लेना चाहिए। जैसे मक्का मदीना में कोई हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता, ईसाइयों का जो पवित्र स्थल है वहां पर भी कोई हिंदू एंट्री नहीं कर सकता, हिंदुओं की एंट्री वर्जित है। तो फिर हिंदुओं के जो तीर्थ स्थान है उस पर भी गैर हिंदू की एंट्री बंद होनी चाहिए। उनको इसलिए हटाना जरूरी है कि लाल किले पर जो आतंकी घटना हुई थी वहां पर सब डॉक्टर थे और कोई ऐसा जो रासायनिक तत्व था उसको लेकर के वो यहाँ आ जाए और माँ गंगा के जल में एंट्री करा दे तो क्या हो सकता है, आप सोच सकते हो। तो इसीलिए ये खतरे से खाली नहीं है, इनकी एंट्री बंद होनी चाहिए हरिद्वार के विशेष कुंभ में भी। और हालांकि कुछ लोग मेरा विरोध करेंगे, मैं जानती हूँ, लेकिन ये करना जो लोग विरोध करें जरा बांग्लादेश की तरफ भी झांक ले। अब बात करेंगे हरिद्वार की, जहां 2027 के दिव्य और भव्य कुंभ मेले की तैयारी अब तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति उपाध्यक्ष विनय रोहेला ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की और तैयारियों की समीक्षा भी इस दौरान की गई। बैठक में उन्होंने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण और समय पर पूरे किए जाएं। देखिए, जो 2027 में होने वाला कुंभ है, उस कुंभ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आयाम, जिनके अंतर्गत कुंभ डिजिटलाइज कुंभ हो और ऐसा कुंभ जो अपनी सभी प्रबंधन व्यवस्थाओं के लिए याद रखा जाए, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार कुंभ के अंतर्गत नए कार्यों, नए नवाचार कार्यों के आधार पर नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कुंभ को बहुत ही व्यवस्थित कुंभ करने की दिशा में प्रयास किया है। ये जो कुंभ है, इस कुंभ के अंतर्गत आपने देखा होगा कि चाहे वो प्रशासनिक क्षमता हो, तकनीक क्षमता हो, आपदा प्रबंधन प्रणाली हो, उसको मेटलाइज करने के लिए प्रयास किया है। अब बात लक्सर की, जहां पर खानपुर बाकरपुर गांव में राशन डीलर की जांच करने पहुंचे खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम के सामने ही गांव के उप प्रधान ज्ञानचंद प्रजापति के साथ प्रधानपति और उसके समर्थकों ने जमकर मारपीट कर दी। इस दौरान हंगामा खड़ा कर दिया गया और कागजात भी इधर उधर फेंक दिए गए। बताया जा रहा है कि राशन डीलर पर मनमानी करने और राशन वितरण में धांधली करने का आरोप लगा था, जिसकी शिकायत पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी बबीता सिंह विभाग की टीम के साथ जांच करने के लिए पहुंची थी। जांच टीम द्वारा ग्रामीणों की तरफ से बयान दर्ज किए जा रहे थे। इसी बीच प्रधानपति और उसके समर्थकों ने हंगामा खड़ा किया और उप प्रधान के साथ मारपीट कर दी। मामले की शिकायत पुलिस से की गई है, पुलिस छानबीन कर रही है। मेरे द्वारा ग्राम वासियों की शिकायत एवं छोटे प्रधान की शिकायत के अनुसार ये यहाँ की दुकान हटाकर दूसरे उचित विक्रेता पर लगाई गई थी, किंतु इससे ग्राम प्रधानपति सहमत नहीं थे। उनके द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी महोदय से जांच के आदेश कराए गए। जांच आदेश में मेरे द्वारा यहाँ आया गया, उसके क्रम में इनके द्वारा ग्राम वासियों के साथ जो विपक्ष बयान दे रहे थे उचित दर विक्रेता के, उनके खिलाफ उनके साथ मार पिटाई की गई और मुझे भी उल्टा सीधा कहा गया। जांच तो ठीक ठाक हो रही थी, पूरे गांव के लोग मौजूद थे वहाँ से। बाकी ये जो बाद में जो कुकरते हुआ ना मारपीट वाला, ये शोभा नायक नहीं है। वो प्रधानपति द्वारा उनके प्रधान के परिवार के, उनके प्रधान के बेटे द्वारा, अन्य व्यक्तियों द्वारा मिलकर उनके परिवार के लोगों द्वारा प्रधान के साथ मारपीट की गई है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और राशन तो मंडवे को लेकर विवाद था, वो शिकायत जो थी वो मंडवे के तथ्यों के सामने जो भी आए होंगे वो विवाद था, जांच का विषय था। अब जांच में बीच में विवाद हो गया। अब ये आपके सम्मुख आप लोग सब मौजूद थे वहाँ। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।